नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार की, शरद पवार से अचानक मिलने पहुंचे अजित गुट के नेता की, देखेंगे खनौरी बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक से क्यों तेज हुई सियासत, क्यों पीएम मोदी से एक बार फिर नाराज हुए शंकराचार्य, जानेंगे अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह के बड़े दावे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का हरियाणा मांगे जवाब कैंपेन। करनाल में दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा शुरू, बोले नौकरियों के लिए भटक रहे हरियाणा के युवा। भोजशाला की 2000 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में की पेश। 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष का दावा, इमारत परमार कालीन। राज्यपाल मानहानि मामले में हाईकोर्ट में अपने बयान पर कायम रही सीएम ममता बनर्जी, कहा टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं। शेयर बाजार में तेजी, 145 अंकों की तेजी के साथ 80,664 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 84 अंकों की तेजी के साथ 24,586 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान बचाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नतीजा ये रहा कि इस मुहिम से एनडीए को काफी नुकसान झेलना पड़ा, जिसकी तिलमिलाहट हाल ही में देखने को मिली जब सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। लेकिन मामला उल्टा पड़ता देख अब संविधान पर सरकार ने अपना स्टैंड ही बदल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। हालांकि इसकी कई वजहें रहीं, लेकिन एक मुख्य वजह थी संविधान, जिसे बचाने की मुहिम में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहा। और इस मुहिम का नतीजा ये रहा कि नतीजों में बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी और अब इसे लेकर बीजेपी की तिलमिलाहट सामने आ रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सरकार को लगा कि उसने कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन ये दाव सरकार पर ही उल्टा पड़ गया। अपने इस फैसले पर खुद मोदी सरकार ही घिर गई, जिस पर पर्दा डालने के लिए अब सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की है। अब मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। माना जाए तो सरकार ऐसे निर्णय इसलिए ले रही है क्योंकि चुनावों में संविधान के नाम पर सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता चुनाव के वक्त बयान दे रहे थे कि हमें 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार में जनता तक पैगाम पहुंचाया कि अगर मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई तो वो संविधान बदलने का काम करेगी। इसलिए अब सरकार किसी भी तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आनन फानन में इस तरह की घोषणाएं कर रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मोदी सरकार को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के फैसले ने अब उसे ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो सवाल महाराष्ट्र में अजित गुट को लेकर भी उठ रहे हैं। चुनावी मौसम में सियासी सरगर्मियों के बीच एनसीपी अजित गुट के चर्चित नेता व राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है, जिसके बाद अजित गुट में बड़ी टूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले एनसीपी अजित गुट के नेता व राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को छगन भुजबल एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। उनकी इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। क्या छगन भुजबल घर वापसी करना चाहते हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से अजित गुट से छगन भुजबल की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। वो लगातार विरोधी दल के बचाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में भुजबल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, जिसके बाद से पार्टी से उनकी नाराजगी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। और अब शरद पवार के साथ उनकी इस मुलाकात ने भुजबल के पाला बदलने की चर्चाओं पर काफी हद तक मुहर लगा दी है। भुजबल शरद गुट के उन सदस्यों में से एक हैं जो पार्टी के गठन के वक्त से ही साथ थे। हालांकि बाद में उन्होंने अजित पवार का साथ चुना था। लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट को मिली करारी हार के बाद पहले से ही अजित गुट बेहद कमजोर नजर आ रहा है। जनता ने अपना मूड साफ कर दिया है, तो अब पार्टी के विधायकों का भी समर्थन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि छगन भुजबल अजित गुट के विधायकों के समूह के साथ पाला बदल सकते हैं, और अगर ये हुआ तो चुनाव से पहले अजित गुट के लिए बड़ा झटका साबित होगा। अजित पवार की एनसीपी मुश्किल में नजर आ रही है। पार्टी नेता और विधायक पाला बदलने के संकेत दे रहे हैं, तो किसानों ने भी मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इसे लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक हुई,
तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। इस फैसले के बाद किसान संगठनों में हलचल तेज हो गई। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और कर्ज माफी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर 10 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। और अब इसी को लेकर सोमवार को पंजाब के संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक हुई। ये बैठक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में की गई। इस दौरान दिल्ली कूच से पहले किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि शंभू बॉर्डर के खुलने के बाद किसान दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। राहुल से मुलाकात के दौरान सरकार पर मॉनसून सत्र में MSP की कानूनी गारंटी की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने की भी बात होगी। राहुल गांधी लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष किसानों की आवाज बुलंद कर उनकी मांगों को पूरा करवाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इससे साफ है कि पहले से ही तमाम परेशानियों से घिरी मोदी सरकार को किसान और राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घेरने में काम करने वाले हैं। राहुल गांधी किसानों की आवाज बन सकते हैं। किसानों ने सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। तो वहीं एक बार फिर शंकराचार्य की मोदी सरकार से नाराजगी की खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से मोदी सरकार एक बार फिर हिंदुत्व के मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने बता दिया है कि असली हिंदू कौन है और नकली कौन है। तो क्या कहा है शंकराचार्य ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार की राजनीति और बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खोलकर रख दी थी, क्योंकि मोदी ने चुनाव से पहले आधे बने मंदिर का उद्घाटन किया था ताकि चुनाव में फायदा मिल जाए। लेकिन बीजेपी को अयोध्या में बड़ा नुकसान हुआ। अब एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर गई है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम में सोने की चोरी और उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में किया गया छल, सभी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मुकेश अंबानी के घर विवाह समारोह में शामिल होने के बाद आज शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को वो फिर से सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर शादी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर छूते नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई, जिससे सियासी हलचल मची थी। मोदी के पैर छूने पर शंकराचार्य ने कहा कि हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन इससे मोदी सरकार के कामों से उनकी नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य की बीजेपी से नाराजगी सामने आई थी। अब एक बार फिर शंकराचार्य बीजेपी सरकार के फैसले से नाराज हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि आखिर केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मध्य हिमाचल स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तू केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहा है शंकराचार्य ने, सुनिए। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना
का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों के बाद मोदी सरकार और घिर सकती है। शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। साफ है कि एक बार फिर वो बीजेपी सरकार के फैसले से नाराज है। तो वहीं केजरीवाल की सेहत को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा दावा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है। जेल में उनका चेकअप कराया गया है। सीएम केजरीवाल की तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल ने माना है कि कई बार शुगर लेवल कम हुआ। शुगर लेवल कम होने पर सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। शुगर लेवल कम होने पर उनको ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। वहीं इससे पहले आप सरकार के मंत्री, सांसद और अन्य लोग लगातार अरविंद केजरीवाल के 8.5 किलोग्राम वजन कम होने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल के वजन कम होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए इसे केंद्र सरकार की साजिश बताया और कहा कि केजरीवाल को जेल में बीजेपी प्रताड़ित कर रही है और उनका मकसद भी यही है। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को जब अरविंद केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल में आए थे तो उनका वजन 65 किलोग्राम था। 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकले तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। 2 जून को जब जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था। फिलहाल उनका वजन 61.5 किलोग्राम है। अरविंद केजरीवाल का रोजाना वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चेकअप होता है। साथ ही कोर्ट के आदेश अनुसार मेडिकल बोर्ड से परामर्श के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती हैं। एक तरफ संजय सिंह ने केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर तिहाड़ प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ चिंता बीजेपी की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के लिए बड़ी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। इस बार सरकार के पास पहले से ही पूर्ण बहुमत नहीं है, तो अब राज्यसभा में भी उसके सांसदों की संख्या घट गई है। तो किस तरह बढ़ गई है सरकार की मुश्किलें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में एनडीए कमजोर पड़ चुकी है और सरकार को मदद की दरकार हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों राज्यसभा के 4 मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके अलावा सदन की पहले से 19 सीटें खाली हैं, जिसके बाद अब एनडीए के राज्यसभा सांसदों की संख्या घटकर 101 रह गई है। वहीं अकेले बीजेपी की बात करें तो उसके पास 86 सांसद हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार के लिए तमाम बिलों को पास करवाने की राह मुश्किल हो सकती है। बता दें कि फिलहाल राज्यसभा में 226 सीटें हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा 114 का है और एनडीए के पास 101 सीटें ही हैं। हालांकि बजट को राज्यसभा से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे राज्यसभा 15 दिनों तक अपने पास रख सकती है और उसमें केवल संशोधन का ही सुझाव दे सकती है। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम बिलों को पास करवाना मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी के पास अपने दम पर ना तो अब लोकसभा में बहुमत है और ना ही राज्यसभा में, जिसके चलते उसे सदन में अपने बिल पास करवाने के लिए साथी दलों से मदद की दरकार होगी। राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की कम होती संख्या ने मोदी सरकार को सहयोगियों के सहारे पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं बढ़ती महंगाई ने विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। खाने और पीने की चीजों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के साथ ही देश में थोक मुद्रास्फीति का बढ़ना भी जारी है। सोमवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक महंगाई दर पर ताजा आंकड़े पेश किए हैं, जिसके बाद एक बार फिर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ दी है। इस दौर में आम जनता अपनी दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रही है। एक तरफ विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं मोदी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। और अब सरकार के थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करते ही एक बार फिर ये मुद्दा गर्मा गया है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति जून में 10.87% बढ़ी, जबकि ये मई में 9.82% थी। इसे लेकर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि जनता पर महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला। थोक महंगाई दर ने 1 साल 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब्जियों से लेकर खाने के सामान में बेतहाशा महंगाई दर्ज हुई है। फूड आर्टिकल्स की महंगाई 8.68%,
दालों की महंगाई 21.64%, सब्जियों की महंगाई 38.76%, प्याज की महंगाई 93.35%, आलू की महंगाई 66.37%, फलों की महंगाई 10.14%। नरेंद्र मोदी को गरीबों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर अपने अमीर दोस्तों को मौज करवा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही पार्टी ने महंगाई मैन मोदी जनता को लूट रहे हैं इस कैप्शन के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। नेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने को तैयार नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में यूपीए सरकार के दौरान जब कच्चा तेल $111 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल करीब 71 रुपए लीटर और डीजल करीब 55 रुपए लीटर मिल रहा था। लेकिन आज 2024 में एनडीए सरकार के दौरान जब कच्चा तेल $85 प्रति बैरल मिल रहा है, तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर और डीजल 90 रुपए लीटर मिल रहा है। यानी कच्चे तेल की कीमत कितनी भी कम हो जाए, नरेंद्र मोदी जनता को महंगाई से राहत नहीं देना चाहते। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए चिंतित है, वहीं बीजेपी दूसरी तरफ नाटकीय तरीके से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। इतिहास को उलट पुलट कर देने वाली, अपने तरीके से पेश करने वाली पार्टी ने इमरजेंसी में भी अपने फायदे के पॉइंट ढूंढ लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।